ये मेरी कहानी है। मैं कौन हूं? मैं हूं एक गांव, एक देहात, अपने इस देश के लाखों देहातों में से एक। वैसी ही जमीन, वही आसमान, वे ही मकान और आदमी भी वैसे ही और देहातों की तरह। एक सचमुच का देहात। उस देहात की, मेरा मतलब मेरी ये कहानी है। ये कहानी गढ़ी हुई नहीं है, सच्ची कहानी है एक गांव की, यानी मेरी कहानी। बात यही कोई 15-20 साल पहले की है, ज्यादा पुरानी नहीं। मेरी हालत काफी खराब थी। मेरे लोग दरिद्र थे, बहुत ही गरीब, आधे भूखे आधे नंगे, अकाल पीड़ित, चारों ओर सूखी बंजर जमीन। ये लोग पेट भरने के लिए एक ही काम करना जानते थे, शराब बनाना और बेचना। मंदिर में चोरी करना भी ये बुरा नहीं मानते थे। शराब पीकर जानवरों की तरह बर्ताव करते थे। बच्चे स्कूलों में नहीं जाते थे। बेरोजगार, दिशाहीन युवक, गंदगी, बीमारियां, यही सब कुछ था यहां। अच्छाई तो कोई थी ही नहीं। और मैं ये सब देख रहा था, दुखी मन से, उदास, मन महसूस कर। निराशा से मेरा मन भारी था। मैं सोचता था, मेरे इन लोगों का क्या होगा? क्या ये इसी तरह जीते रहेंगे? क्या इन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं? आखिर इन्हें कब समझ आएगी और कैसे? अगले दिन यही आदमी अपने किए पर पछताता था। लेकिन शाम होते ही फिर वही शराब पीना, मारना, पीटना। मेरा मन उनकी यह हालत देखकर रो पड़ता था। लगता था यह अंधेरा कभी नहीं हटेगा, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अचानक एक दिन दूर से कोई अनजान आदमी आता दिखाई दिया। वैसे हमेशा बहुत से लोग आते जाते रहते थे, लगा उन्हीं में से वो भी कोई एक होगा। लेकिन नहीं, वो तो एकदम अलग ही था। वो रुक रुक कर मेरी परिचित हर चीज को इस तरह गौर से देखता जा रहा था, मानो उसे आश्चर्य हो रहा हो, जैसे वो सोच रहा हो हर चीज के बारे में। पता नहीं मुझे किस बात का आश्चर्य हो रहा था। ये तो कोई जाना पहचाना सा लगता है। अरे, ये तो अपना ही आदमी है, पास वाले मोहल्ले में रहने वाला। शायद फौज की नौकरी पूरी करके लौटा है। आइए आइए ना, तशरीफ लाइए, ये आपका ही घर है। रात के समय अपनी डायरी लिखते हुए मैंने उसे देखा। उसने लिखा था, यह भी कोई जिंदगी है, जानवरों से भी बदतर। सबसे पहले इन्हें सुधारना होगा, तभी मेरा गांव सुधरेगा और मेरा देश उन्नति करेगा। समझाने से यदि माने तो ठीक, नहीं तो उनके साथ सख्ती से पेश आना होगा। और दूसरे ही दिन दृढ़ निश्चय के साथ वो काम में जुट गया। सबसे पहले वो शराब की एक भट्टी पर गया। वहां लोग जमा थे। उसने पूछा, आप लोग सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे या इस अच्छे काम में मेरी मदद करेंगे? मेरे कुछ युवक उससे जा मिले। उन्हें साथ लेकर उसने शराब की सभी भट्टियां तोड़ दी। लोगों को समझाया। जो नहीं माना, जिसने भी विरोध किया, उसे मारा पीटा। बड़े आश्चर्य की बात तो ये कि पहले यहां 40 भट्टियां थीं, आज एक भी नहीं है। और तो और, अब यहां कोई भी शराब नहीं पीता। लेकिन मेरे लोग तो शराब के धंधे पर ही जीते थे। उन्होंने सवाल किया, भैया, हमारे बिगड़े हुए लोगों को तो तुमने सुधार दिया, बड़ा अच्छा किया, पर अब हम खाएंगे क्या? इस प्रश्न का जवाब उसके पास नहीं था। उसने अपनी डायरी में लिखा था, लोगों को समझा बुझाकर या सख्ती से शराब की आदत छुड़वाई जा सकती है, लेकिन भूख किस तरह मिटाई जा सकती है? इस समस्या का हल मुझ जैसा एक फौजी मिल गया। मुझे हल मिल गया।
फौजी। दूसरे ही दिन उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अपने बेरोजगार युवकों को फौज में भर्ती करा दो। इससे उन्हें इज्जत मिलेगी, आपका गुजारा होगा और देश की सेवा भी होगी। लोगों ने भी यह बात मान ली और आज यहां के कई जवान फौज में हैं। वे मां बाप को हर महीने रुपया भेजते हैं। इसीलिए अब ये लोग शराब बनाने बेचने का धंधा नहीं करते। आज मैं सोचता हूं, भला ये बात पहले ही किसी के दिमाग में क्यों नहीं आई? इतना सब कुछ हो जाने पर भी उसे तसल्ली नहीं हुई। शराब बंदी करा देने से सारे सवाल हल तो नहीं हो जाएंगे। खेतों में जब तक सिंचाई का इंतजाम नहीं होता, तब तक देश का यह हिस्सा यूं ही पिछड़ा रहेगा। वो बेचैन था। सन 72 के अकाल में 3 नाला बंडिंग और 1 तालाब बनाया गया। अकाल खत्म हो जाने पर जब बारिश हुई, तब इस नाला बंडिंग और तालाब के कारण यहां के कुओं का पानी बढ़ गया और गर्मी के मौसम में भी टिका रहा। इसने क्या किया जानते हैं आप? गांव वालों को इकट्ठा करके बैंक से कर्ज लिया और एक सामूहिक कुआं बनाया। उसके पानी से भिंडी की खेती करवाई और उस उपज को विदेश भेजकर बैंक से लिया हुआ कर्जा ब्याज के साथ वापस कर दिया। बारिश के बाद पहाड़ी से मिट्टी बह जाती है और पानी भी बह जाता है। मेरे लोगों ने जमीन को समतल बनाकर बहती हुई मिट्टी और पानी को भी बचा लिया। ये पेड़ देखे आपने? ये सामाजिक वनीकरण की योजना के अंतर्गत लगाए गए हैं। इससे बंजर इलाका भी हरा भरा हो जाएगा और मिट्टी का बहाव भी रुक जाएगा। पेड़ों का महत्व मेरे लोगों ने जान लिया है और इसीलिए यहां किसी को भी पेड़ काटने की इजाजत नहीं है। एक आदमी ने अपना घर बनाने के लिए एक पेड़ काट दिया। जब लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने उसकी अच्छी खासी मरम्मत की। वो जुर्माना भरने के लिए भी राजी हो गया, 500 रुपए। लेकिन इन 500 रुपयों से कटा हुआ पेड़ वापस थोड़े ही मिलेगा। उसे सजा मिली 500 पेड़ लगाने की और साथियों उसने 500 पेड़ लगाए। मेरे यहां अब पीने के पानी की भी कोई कमी नहीं है, ऐसे ट्यूबवेल की वजह से। साफ स्वच्छ पानी। आज मैं पहले की तरह उजाड़ वीरान नहीं हूं। पानी, मन और हाथ जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो खेती की उपज क्यों नहीं बढ़ेगी। सन 1972 में कुल 60 एकड़ जमीन ऐसी थी जो साल के 4 महीने उपज देती थी और आज 1000 एकड़ जमीन है जो 8 महीने उपज देती है। यह बात सच है कि मवेशी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी हैं कैसे तंदुरुस्त हैं आपने देखा। यह सब इसी ने किया। पहले तो इंसानों का ही पेट नहीं भरता था तो मवेशी कहां से खाते। भर पेट खाना नहीं मिलने के कारण गायें भैंसें दुबली पतली मरियल सी थीं और दूध भी कम देती थीं। इसी ने लोगों से कहा कि भाई, यदि हम मवेशियों को भरपेट खिला नहीं सकते तो उन्हें यहां रखना उचित नहीं है। अच्छा तो यह होगा कि जहां ये भरपेट खा सकें ऐसे किसी गांव में रिश्तेदारों को दे दो उन्हें। पहले तो लोग नहीं माने, लेकिन धीरे धीरे वो इसकी बात मान गए। आधे से ज्यादा मवेशियों को रिश्तेदारों को दे दिया गया। आगे चलकर जब घास की उपज और बढ़ गई तो यहां के मवेशियों को भी भरपेट घास मिलने लगी।
और जो कुछ बचती है उसे जहां अकाल है वहां भेज दिया जाता है। पास के मोहल्ले में रहने वाला सरजे राव एक दिन सब लोगों को समझा रहा था, मुर्गी पालने के धंधे में बहुत मुनाफा होता है भैया। इस काम के लिए बैंक कर्ज भी देती है। खेती के साथ साथ ये धंधा भी हो सकता है। उसको भी यह सुझाव अच्छा लगा। उसने कई ब्रॉयलर्स खरीदे। धंधा अच्छा चल पड़ा। 4 की 8, 8 की 16, 16 की 32, इस तरह मुर्गियों की संख्या बढ़ती गई। लेकिन एक दिन अचानक किसी बीमारी के कारण सब मुर्गियां मर गईं। उसकी समझ में एक बात आई कि जो काम हम करते हैं उसका पूरा पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। मुर्गी पालन एक शास्त्र है। अपना शंकर यही मुर्गी पालन का शास्त्र सीखने शहर गया है। उसके आने के बाद यह धंधा दोबारा शुरू होगा। हमारे यहां गंदे पानी का क्या करते हैं पता है? इसके लिए घर घर में बड़े गड्ढों में गंदे पानी को बहाकर सुखा दिया जाता है। इससे बीमारियां नहीं फैलती। रास्ते मिट्टी के ही हैं, लेकिन साफ सुथरे हैं। कहीं भी कूड़ा करकट दिखाई नहीं देगा आपको। यहाँ के विद्यार्थी रोज सफाई करते हैं, जिससे सारा क्षेत्र सुंदर दिखता है। मेरे यहाँ 3 बायोगैस प्लांट्स हैं और घर घर में गोबर गैस है। इसीलिए किसी भी घर में आपको चूल्हों से निकलता हुआ धुआं दिखाई नहीं देगा। उसी आदमी की कल्पना के अनुरूप हर विद्यार्थी ने एक-एक वृक्ष अपना लिया है। वे उस पेड़ को अपना पेड़ मानते हैं और उसकी पूरी देखभाल करते हैं। फिर भला मेरा ये सब भाग हरा भरा और सुंदर क्यों नहीं बनेगा? हाँ, ये पाठशाला कभी सिर्फ 4थी कक्षा तक थी। उस आदमी की मेहनत से अब ये 10वीं तक हो गई है। पास वाले गांव से आने वाले विद्यार्थियों के लिए श्रमदान से एक छात्रावास तैयार किया गया है। एक दूसरे से हमेशा सिर्फ झगड़ा करने में व्यस्त यहाँ के लोग आजकल मिलजुल कर सुधार कार्य में लगे हैं। यहाँ के विद्यार्थी सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करते, बल्कि शरीर और मन दोनों की उन्नति के लिए खुले मैदान में खेलते भी हैं। ये मैदान कुछ लोगों ने खेल कूद के लिए ही दान में दिया है। हमारी मेहनत, हमारे साधन और सहयोग की भावना से मेरी उन्नति हुई, किसी के दान से नहीं, क्योंकि दान लेने के लिए आगे बढ़ने वाले हाथ कभी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन एक समस्या अभी भी बनी हुई थी। हर आदमी साक्षर नहीं हुआ था। प्रौढ़ शिक्षा के लिए कोई तैयार ही नहीं था। लोग कहते थे, अब इस उम्र में पढ़ने से क्या लाभ भैया। उन्हें समझाया गया, देखो बेटे का पत्र तुम पढ़ नहीं सकते, इस काम के लिए किसी को ढूंढना पड़ता है। कागज या रसीद पर अंगूठा लगाना पड़ता है, क्योंकि लिखना तुम्हें आता नहीं। बात उनकी समझ में आई तो सही, लेकिन दिन भर काम करने के बाद वो थक जाते थे।
रात को पाठशाला में पढ़ने के लिए कैसे आते? उसके लिए क्या करना होगा, यही सवाल था। आता अभ्यास करायचा। उसी ने एक उपाय खोज निकाला। ये लोग स्कूल नहीं आ सकते थे, तो शाला के हर विद्यार्थी को एक बुजुर्ग को पढ़ाने की जिम्मेदारी दे दी गई। प्रौढ़ शिक्षा शुरू हो गई। 2 साल बाद आप देखेंगे कि यहाँ कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। वैसे मेरे यहाँ लोग खूब स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ ही जाए तो एक स्वास्थ्य केंद्र भी है। भाई, इतनी मेहनत के बाद कुछ मन बहलाव के साधन भी जरूरी है ना, इसीलिए यहाँ एक सार्वजनिक टेलीविजन सेट है। लेकिन यहाँ का टीवी सेट कभी भी बिगड़ी हालत में नहीं होता। हाँ, हर चौराहे पर इसी तरह लाउड स्पीकर्स लगे हैं, जिनसे आकाशवाणी के ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एक पुस्तकालय है पढ़ने में रुचि रखने वाले लोगों के लिए। पहले यहाँ बहुत झगड़े हुआ करते थे, मारपीट भी होती थी। इसका ज्यादातर एक ही कारण होता था, खेत की सीमा पर होने वाले पेड़। उसने सब लोगों को बुलाकर चर्चा की और तय हुआ कि झगड़े की जड़ वाले सभी पेड़ काट दिए जाएं और उन पेड़ों की मदद से मंदिर में एक सभा मंडप बनाया जाए। यही है गांव वालों के श्रमदान से बना मंडप। शादी ब्याह में होने वाले फिजूल खर्च और आपसी झगड़े मिटाने के लिए सामूहिक विवाह सिर्फ 500 रुपए में होने लगे। इधर देखिए, ये शक्कर, चावल, गेहूं की बोरियां, बड़े बड़े बर्तन, थालियां, कटोरियां, ये सब सार्वजनिक जायदाद है। कोई इनकी चोरी नहीं करता। पेड़ों में चाहे कितने ही फल क्यों ना लगे हों, उन्हें कोई नहीं चुराता। और यहाँ के लोग अब अपने घरों में ताले भी नहीं लगाते हैं। राजनीतिक पार्टियों के झगड़े यहां नहीं हैं। यहां सब लोग एक ही पार्टी के सदस्य हैं, वो है मानवता। मानवता ही हर एक की पार्टी है और वही हर एक का धर्म। किसी ने उससे पूछा, राजनीति क्या बुरी बात है? उसने जवाब दिया, राजनीति, समाज नीति, धर्म नीति सब मूलतः अच्छी बातें हैं। सभी का मूल उद्देश्य मानव का कल्याण है। लेकिन जब मनुष्य इनका सहारा लेकर मानव का कल्याण नहीं बल्कि खुद का स्वार्थ पूरा करता है और इन नीतियों को बदनाम करता है, तब वो बुरी बात बन जाती है। छुआछूत की बुराई को हमने यहां से हटा दिया है, सिर्फ शब्दों में या झूठी तसल्ली से नहीं, बल्कि अपनी करनी से। हरिजन लोगों के खेतों में काम करके और उन्हें औजार देकर लोगों ने उनका कर्जा उतार दिया है। जात पात का भेदभाव अब मेरे यहां नहीं है। आपको पता है मेरे ये लोग अचानक इतने कैसे बदल गए? कारण है उनका मार्गदर्शक, जिसे आध्यात्म और संतों की शिक्षा पर पूरा विश्वास है। आध्यात्म से मनुष्य स्वार्थ भूल जाता है। आध्यात्म उसे त्याग करना सिखाता है। दूसरों के हित के लिए कुछ करने की इच्छा मनुष्य के मन में जगाता है और इस तरह वो सही मनुष्य बनता है और जीने का अर्थ समझने लगता है। और धीरे धीरे मेरा रूप बदलता गया। आज जो आप देख रहे हैं, ये है मेरा बदला हुआ, सुधरा हुआ रूप। और ये उसी की कहानी है। यही मैं आपको सुनाना चाहता था। अपनी होशियारी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने
कि अपनी मुश्किलें, अपने सवाल, उनका हल हमें खुद को ढूंढना पड़ता है। अपना मार्ग हमें खुद ही खोज निकालना होता है। मुसीबतों और सवालों के हल तैयार किए हुए नहीं मिलते, बल्कि हमें पूरी जिम्मेदारी, मेहनत और लगन के साथ खुद ही ढूंढने होते हैं। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे अच्छा मार्गदर्शक मिल गया। आपको भी मिल सकता है। अरे हाँ, मैंने अपना नाम और पता तो आपको बताया ही नहीं। मेरा नाम है रालेगण शिंदी, तहसील पारनेर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र राज्य। नहीं, मैं भूला नहीं हूं। आप मेरे मार्गदर्शक से मिलना चाहते हैं ना? ये है मेरे मार्गदर्शक अन्ना हजारे, अवकाश प्राप्त फौजी, मेरे अनपढ़ लोगों को राह दिखाने वाले, निस्वार्थ, मेहनती, सहयोग में उद्धार ढूंढते हैं ये। देखिए, मेरी एक विनती है आपसे। खास मुझसे मिलने, मुझे देखने के लिए ना आइए। मैं कोई महान चमत्कार नहीं हूं। अपना कीमती समय व्यर्थ ना गंवाइएगा, अपना भी और मेरे आदमियों का भी। दिन रात जी तोड़ कर मेहनत करने वाले मेरे ये लोग आपकी आवभगत करने में जुट जाएंगे और इस तरह उनका समय भी बर्बाद होगा। आपको यहां मुझे देखने के लिए आने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए तो मैंने अपनी कहानी इतने विस्तार से आपको सुनाई है। नाराज ना होइएगा, हाँ? लेकिन मेरी ये विनती जरूर मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी कुछ समस्याओं का हल मुझे मिल चुका है, कुछ का मिल रहा है, लेकिन बार-बार मेरे मन में यही बात आती है कि मेरी किस्मत से अन्ना हजारे मुझे मिले और मेरा रूप उन्होंने बदल दिया। आज हर साल हजारों लोग अवकाश पाते हैं, फौज से या अन्य नौकरी धंधों से। ऐसे लोग जिन्हें मेहनत और अनुशासन की आदत होती है, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर मौत से जूझने का प्रशिक्षण पाकर जीवन का महत्व ये लोग खूब समझते हैं। ये सिर्फ युद्ध भूमि के फौजी नहीं हैं, बल्कि गांव और देहातों में काम करने वाले मन और कर्म से फौजी। ऐसे सभी नहीं तो कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोग यदि गांव और देहातों की प्रगति का बीड़ा उठा लें, तो लाखों पिछड़े देहातों वाले हमारे इस देश के भविष्य को सुनहरा बनाने में कितना समय लगेगा।